हमने तकनीक का इस्तेमाल किया था रतिका अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, लेकिन तकनीक से हमें जितने लाभ पहुँचे हैं ना, उतनी ही मुसीबतें भी हमारे लिए खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल, आज साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब तक हमें ये समझ पाते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो हमें किस तरह से फंसा रहे हैं, तब तक ये जो फ्रॉडस्टर है ना सिमरन, ये फ्रॉड करने के नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं। और हमेशा से जो हमारी पुलिस है, हमारे बैंक हैं, हमेशा से हमें अलर्ट कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं, हमसे अपील कर रहे हैं कि हमें इसके लिए सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, तो आज चाहे हम डेटा क्लोनिंग की बात करें, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करें, आपके फ़ोन पे आने वाले अलग अलग स्कैम मैसेजेस की बात करें, हम ये तो जान गए हैं कि साइबर क्राइम हमारे साथ किसी भी तरह से हो सकता है। बिल्कुल, अगर हमें खुद को सुरक्षित रखना है साइबर क्रिमिनल से, तो हमें जो है उनसे एक कदम आगे चलना होगा। और ये तभी संभव है कि जब हमें ये पता हो कि साइबर फ्रॉड्स के तरीके क्या क्या होते हैं, ताकि अगर कोई हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे तो हम पहले से ही सतर्क हो जाएं। तो साइबर क्राइम और साइबर हाइजीन को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में इन सभी पर जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। सर, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कौन से अब नए नए तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल्स ने ईजाद कर लिए हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। देखिए, साइबर की दुनिया में जैसा कि आपने बताया कि खतरे बढ़ रहे हैं जी, लेकिन तकनीकी का इस्तेमाल हम ज़रूर कर रहे हैं या करते रहेंगे। और वास्तविकता ये है कि डिजिटल इंडिया की सफलता से पूरी दुनिया में हमारा डंका बज गया है कि भारत, हालांकि ये माना जाता था कि एक पिछड़ा और कम पढ़ा लिखा देश है, लेकिन डिजिटल अडॉप्शन और ख़ासतौर पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हमने दुनिया में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। लेकिन उसके साथ साथ खतरे भी बढ़े हैं। नए खतरों की अगर हम बात करें तो ये त्यौहार का सीज़न है, जहाँ पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं या घर बैठे ही ऑर्डर कर रहे हैं। और ऐसे में जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो नकली वेबसाइट्स बना सकते हैं और जहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र्स की बात करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं। और ख़ास त्यौहार के मौके पर जब आप अपना कोई गिफ्ट किसी को भेजना चाहते हैं, नज़दीकी को मिठाई भेजना चाहते हैं, कोई दूसरी चीज़ भेजना चाहते हैं, तो एक तो आपका फाइनेंशियल नुकसान हो गया और दूसरा आपके मित्र बंधु आपसे नाराज़ भी हो गए क्योंकि वो गिफ्ट जो आपने उन्हें प्रॉमिस किया था वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा हमारे देश में अगर हम दूसरा एक पहलू देखें, यूथ यानी यंग लोगों की हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, नई नौकरियों, नए अवसर की तलाश में रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से चैनल चल रहे हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे, जो यूथ को भरमा के उनको नौकरी या दूसरे तरह के व्यापार इत्यादि का झांसा दे के उनके पास जो भी जमा पूंजी है उसको लूट रहे हैं। तो ये एक बहुत नए तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और इनसे बचना और इनसे सतर्क रहना हम सभी के लिए, चाहे हम एक घरेलू व्यक्ति हैं, घर के लिए कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, चाहे हम एक यूथ हैं जो हम एक एम्प्लॉयमेंट या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, सभी के लिए जो है साइबर की दुनिया में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जो नए नए तरीके हैं ये वाकई हमें अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं अनुज सर की जो ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन है वो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है और ऐसे में जो साइबर क्राइम का जो शिकार होने का जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने एक शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा इसको किया क्योंकि हमारे देश में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बच्चों की बड़ी संख्या है। और कोरोना के बाद से एक क्रांति भी आई है कि घर बैठे या दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिला है। हालांकि ये पुरानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ है और शहरी आबादी बढ़ रही है। यहाँ पर यातायात के साधनों की समस्या को देखते हुए भी, और जो हमारे देश के दूर दराज के लोग हैं जो पहले शिक्षा और दूसरी चीज़ों से वंचित रह जाते थे क्योंकि हर कोई तो शहर में आ नहीं सकता, तो उनके लिए ये उपलब्ध हो गया है। तो एक और तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, इंक्लूडिंग IITs, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हमारे देश के लोगों के लिए बना के और दूरस्थ माध्यमों से दे रखे हैं कि आप भारत में कहीं भी हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी देहात में हो, दुर्गम स्थान पर रहते हो, लेकिन आप IIT जैसे संस्थान से शिक्षा और डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, अपराधियों ने इनसे मिलती जुलती वेबसाइट और वीडियोज़ इत्यादि बनाकर फर्जी
जी। कोर्सेज चला रखे हैं, जिसमें एक तो वो पैसे का नुकसान, क्योंकि अगर आपने उसमें कोई एनरोलमेंट फीस इत्यादि दी तो वो आपका नुकसान होता है, जी। और दूसरा कई बार वो फर्जी डिप्लोमा भी दे देते हैं, ओके। जो अगर आप एम्प्लॉयमेंट या दूसरे स्थानों पर जाके इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो आपको पता चलता है कि ऐसी कोई संस्थान मान्यता प्राप्त है ही नहीं, जो कि जो प्रसिद्ध संस्थान है उनके नामों से मिलती जुलती वेबसाइट या बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट और वीडियोस बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और थोड़ी सी असावधानी, जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो SBI की अगर वेबसाइट है sbiindia.com, उसमें एक करेक्टर का हेर फेर करके और बिल्कुल सेम लेआउट उसी लोगों के साथ अगर वेबसाइट बनाई जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। और उस तरह की वेबसाइट से जब वो इंटरेक्शन करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उनको नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, इसके अलावा मेंटल टॉर्चर भी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की सुविधा का, जिस प्रकार की शिक्षा का वो प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो उनको नहीं मिलती है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल सेम क्लोन कर लेते हैं, वो उसी तरह की वेबसाइट्स बना लेते हैं। अब मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम वेबसाइट है, वो तो सच जैसे ही लगती है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सच और झूठ में कहाँ फ़र्क है जब प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है साइबर क्रिमिनल्स का? देखिए, जो सही वेबसाइट है, अगर हम किसी बैंक की बात करें या IIT जैसे किसी संस्थान की बात करें, तो अगर हम उसको ब्राउज़ करेंगे बिल्कुल फ्लॉलेस चलेगी, उसकी स्पेलिंग में किसी प्रकार की मिस्टेक की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर आप उस पर दिए हुए जो सहायता फ़ोन नंबर्स हैं और ईमेल हैं वहाँ पर भी भेजें। और इसके अलावा अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो HTTPS जो एक ताले का निशान भी बना होता है, उसको ज़रूर देखें कि क्या वो बना हुआ है। कभी भी नगद राशि ना भेजें, ना ही अकाउंट्स में सीधे ट्रांसफ़र करें। हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पेमेंट वेबसाइट पर जो पेमेंट गेटवे है उसके माध्यम से ही करें। अगर सही वेबसाइट है तो वो कभी भी आपसे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट नहीं मांगेगी। और अक्सर ऐसी फर्जी वेबसाइट्स लोगों से सीधे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, वो आप कभी ना करें, क्योंकि उसमें RBI का रेगुलेशन नहीं है। जबकि जो पेमेंट गेटवे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए गए हैं उन पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नियंत्रण है। उनके द्वारा वो लाइसेंस्ड हैं और वहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल की एक मैकेनिज्म है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी वेबसाइट जुड़ जाती है जो कि फ्रॉडुलेंट है, यानी कि आपको सामान खरीदने के बाद सामान की सप्लाई नहीं करती है, सेवा खरीद देने का वादा करके कोई आपको टिकट या एजुकेशन नहीं देती है, तो वो आपको पैसा वापस करेंगे। उसके बारे में RBI के बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है। तो कभी भी हम डायरेक्ट पेमेंट अकाउंट में ना करें, पेमेंट गेटवे के थ्रू जाएं। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है, कि पेमेंट गेटवे पर जब आप पेमेंट करते हैं तो एक चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मेन वेबसाइट है उसके बाद पेमेंट गेटवे की दूसरी वेबसाइट होती है, आप वहाँ चले जाते हैं, OTP के द्वारा आपका ट्रांजैक्शन बाकायदा ऑथेंटिकेट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जब आप करते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। और फिर भी अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपके साथ धोखाधड़ी करती है तो आपको पूरा पैसा आपका वापस एज पर RBI गाइडलाइंस मिल जाता है, तो इसलिए सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम ये समझे, जो हम अपनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं बैंक्स की जिसमें हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो दे आर सेफ? बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के आने के बाद बहुत सारे तकनीकी सुविधाएं भारत में आई हैं, जैसे UPI आपने जरूर सुना होगा। तो UPI एक ऐसा तकनीक है जो सिर्फ भारत के पास है और अब दूसरे देश इसको लेना चाहते हैं। इनफैक्ट कुछ देशों के साथ हमारा समझौता पहले ही हो चुका है। और ये एक बहुत ही आसान डिजिटल तरीका है लेन देन का। इसके अलावा जैसे मैंने अभी पेमेंट गेटवे के बारे में आपको बताया, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग इत्यादि से, और भारत सरकार भी अपनी सभी वेबसाइट्स पर जहाँ चाहे कर लेना देना हो या किसी प्रकार की आपको सरकारी सुविधा लेनी हो, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर जो बात आती है वो है साइबर हाइजीन की। जी बिल्कुल। कि जिस प्रकार से हम लोग आज एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सुरक्षित हैं, जहाँ पर हम तेज़ रफ्तार से अपनी गाड़ी चला के निकल जाते हैं, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन हाईवे है जहाँ पर 5G आ चुका है और हम बहुत तेज़ी से ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सुविधाएं ले पा रहे हैं। लेकिन हाइजीन
और एटिकेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस साइबर हाइजीन का इस्तेमाल करके हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, जिस प्रकार से ट्रैफिक नियमों का हम पालन करें और अपनी यात्रा को सुरक्षित करते हैं, इसी प्रकार से इस इंफॉर्मेशन हाईवे पे अगर हम अपने कुछ बेसिक नियमों का पालन करें तो हमारी यात्रा, इंफॉर्मेशन यात्रा, हमारी फाइनेंशियल यात्रा बिल्कुल सफल भी होगी और सुरक्षित भी होगी। जैसे सोशल मीडिया पर आने वाले लिंक्स को जिसपे कि बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए जाते हैं, उनको क्लिक ना करें, उनसे बचें, क्योंकि अक्सर साइबर अपराधी ऐसे लिंक्स के माध्यम से मैलवेयर या वायरस आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में भेज देते हैं, जहां से आपकी निजी फाइनेंशियल जानकारी चोरी हो जाती है और उसका ही इस्तेमाल करते हुए ये साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट को खाली करते हैं। तो उससे हम बिल्कुल बचें, ऐसे किसी भी प्रकार के लिंक्स को क्लिक ना करें। जैसा कि हमने बताया, फर्जी या स्पूफ वेबसाइट से दूर रहें, उन पर भरोसा ना करें। इसी प्रकार से कस्टमर केयर नंबर्स, क्योंकि उनके माध्यम से भी काफ़ी धोखाधड़ी हो जा रही है, उसको प्राप्त करने के लिए कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर ही जाएं या कंपनी की तरफ से जो लिटरेचर आया है, जैसे आपको अगर टीवी ठीक कराना है या कोई और दूसरी चीज़ के लिए कस्टमर केयर की आवश्यकता है, तो कंपनी के लिटरेचर पर जो नंबर दिया है उस पर ही कॉल करें। और जो सबसे गोल्डन रूल है कि अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जो आपके फ़ोन पर आता है उसे किसी भी स्थिति में शेयर ना करें। वो आपके साइबर खजाने की चाबी है, उसे आपको किसी को नहीं देना। जी, और सर जैसे आपने बताया साइबर फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं और अब बहुत अलग अलग तरह के नए नए तरीके भी बता रहे हैं जिससे लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। तो ये फ्रॉड केवल इंडिविजुअल्स के साथ नहीं होते, आजकल के बिजनेसेस के साथ भी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के साथ होते हैं। तो बिजनेसेस को ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि उनके कस्टमर्स सुरक्षित रहें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और अब ये कानूनी बाध्यता भी सभी बिजनेसेस के लिए हो गई है, क्योंकि हमारा DPDP एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो इसके लिए कानून में ही ये बताया गया है कि हम टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स यानी एक IT सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं और जो बेसिक साइबर टूल्स हैं, हाइजीन है, उसकी शिक्षा सभी कर्मचारियों को दें और उसका पालन करें। तो निश्चित रूप से हमारे कॉर्पोरेट्स और बिजनेस भी पूरी तरह से साइबर सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसे अभी आपने जाना कि कैसे साइबर क्राइम के करने के जो अलग अलग तरीके हैं और साइबर हाइजीन से का इस्तेमाल करके हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया DD मॉर्निंग शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी अननोन लिंक पर आप मत क्लिक कीजिए, अपना OTP किसी के साथ भी मत शेयर कीजिए, कोई भी अन्य QR कोड है जो वेरीफाइड नहीं है उसे मत स्कैन कीजिए। दर्शकों, ऐसा करने से आप सभी साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। और इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड यानी साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं, तो गृह मंत्रालय का जो हेल्पलाइन नंबर है आप सभी के लिए उसे जारी किया गया है 1930। आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एक वेबसाइट का लिंक, इसे भी ज़रूर नोट डाउन कीजिए, www.cybercrime.gov.in। सतर्क रहें, इन माध्यमों से आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी दर्ज करवा सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी सावधानी ही आपको किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा सकती है।